नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है हमारी इस एमपीएडीपीयू माइनर लॉ सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पार्ट 2, जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 70 तक के सारे सेक्शन हम कवर करेंगे। और इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक्ट नंबर है 43। इसका इनेक्टमेंट डेट यानी कि इसकी अधिनियमन तिथि है 13 सितंबर 2005। इसमें कुल अध्याय 5 हैं। जो पहला अध्याय है वो प्रारंभिक है, धारा 1 और 2। फिर दूसरा अध्याय है घरेलू हिंसा की परिभाषा, जो अध्याय 2 है और धारा 3 है। फिर है अध्याय तीसरा, जो है संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता तथा अन्य प्राधिकारी के शक्ति व कृत्य, जो धारा 4 से लेकर धारा 11 तक है। फिर है अध्याय 4, जो अनुतोष अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, जिसका धारा है धारा 12 से लेकर धारा 29 तक। और आखिरी अध्याय अध्याय 5, जो है प्रक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में मिसलेनियस कहते हैं। और इसके सेक्शन हैं धारा 30 से लेकर धारा 37 तक। फिर हमने इसके बाद धारा 1 पढ़ी थी कि धारा 1 का संक्षिप्त नाम यही है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। और ये सब इसका धारा 1 का क्लॉज मतलब सब सेक्शन 2 बताता है ये संपूर्ण भारत पर लागू है। सब सेक्शन 3 बताता है उस डेट से लागू होगी जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे, और वो तिथि मतलब जिसे इन्फोर्समेंट डेट कहते हैं वो है 26 अक्टूबर 2006। फिर हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, जो है दो 2A में है। 2 में ए में है व्यथित व्यक्ति, जिसे हम दूसरी भाषा में विक्टिम भी कहते हैं। तो विक्टिम कौन होगा? जो यह कहेगा कि वह वो घर नातेदारी में रहता था, घरेलू नातेदारी में, और घरेलू हिंसा का शिकार रहा है, उसका वह कहना होगा, वह होगा विचित व्यक्ति। फिर बी में पढ़ा था हमने बालक, जो 18 वर्ष से कम ईयर का हो, वो बालक के अंतर्गत आता है। बालक में स्पेशली 3 लोग बताए थे। बालक के अंतर्गत पोषित बालक, दत्तक ग्रहण बालक और सौतीला बालक, ये तीनों लोग इंक्लूड होते हैं, मतलब उनके अंतर्गत आते हैं। फिर पढ़ा था सी। सी में था कंपनसेशन ऑर्डर, जो इस एक्ट की धारा 22 में दिया जाता है। फिर पढ़ा था कस्टडी ऑर्डर, जो इस धारा के 21 इस एक्ट की धारा 21 में दिया जाता है। तो फिर ई में पढ़ा था हमने घरेलू हिंसा रिपोर्ट। तो घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट क्या होगी? तो यह वह होगी तो वितरित व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर दी जाए, लिखी जाए और विहित प्रारूप में लिखी जाए, तो वो घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट होगी। फिर था एफ में घरेलू नातेदारी, जी में घरेलू हिंसा क्या होगी? जो धारा 3 में परिभाषित है। एच में दहेज, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में 2 से लिया गया है दहेज का अर्थ। फिर है जी एच हो गया। फिर आई है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के अंतर्गत प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट आता है, और जिनकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत यह अपराध हुआ हो घरेलू हिंसा का। फिर फिर जी में है जी में है मेडिकल फैसिलिटी, जो राज्य सरकार बताए वही मेडिकल फैसिलिटी होगी। फिर जी के बाद फिर के में है मॉनेटरी रिलीफ, जिसे धनीय राहत कहते हैं। फिर है जी के, फिर एल में है नोटिफिकेशन, एम में है प्रिस्क्राइब, फिर है एम है प्रिस्क्राइब, फिर एन में है प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर वही होगा जो धारा 8 के उधार 1 के अंतर्गत नियुक्त हो। फिर है प्रोटेक्शन ऑर्डर, ओ में प्रोटेक्शन ऑर्डर वही होगा जो धारा 18 में हो। फिर है ओ के बाद पी में वो रेसिडेंस ऑर्डर, तो रेसिडेंस ऑर्डर वो होगा जो धारा 19 में हो। फिर क्यू में है रेस्पोंडेंट, जिसे हम हिंदी में विद्यार्थी कहते हैं। फिर
आर में है सर्विस प्रोवाइडर, जो धारा 10 में बताया गया है वही सर्विस प्रोवाइडर होंगे। फिर एच में है शेयर हाउस होल्ड, जो जिसे साझा गृहस्थी भी कहते हैं। और टी में है आश्रय गृह, तो आश्रय गृह वह होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। और धारा 3 में है घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो कल तक का जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन खत्म। अब हम पढ़ते हैं धारा 4 से। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे, फिर हम इससे पढ़ेंगे। जिस सेक्शन में हमें लगेगा कि वो शॉर्ट नोट से ज्यादा आसान है तो पहले हम शॉर्ट नोट से समझाएंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं धारा 4। जो अरे सीधी बात है, धारा 4 सिर्फ इतना बताता है कि संरक्षक, अगर किसी को पता चला कि घरेलू हिंसा किसी महिला के साथ या किसी भी वृद्ध व्यक्ति के साथ हुई है या हो रही है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट दोनों टर्म इसमें यूज हो गई हैं, तो वह चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, वो संरक्षण अधिकारी जो अभी आगे इसमें धारा 8 में उनकी नियुक्ति होती है, वो संरक्षण अधिकारी के पास में जाके शिकायत कर सकते हैं। और अगर उन्होंने शिकायत की है, अगर किसी ने सद्भावपूर्वक की शिकायत कर दी, उन्हें देखने में लगा कि घरेलू हिंसा हुई है, तो वो उनने शिकायत कर दी, बाद में पता चला वो घरेलू हिंसा नहीं थी, वो और कुछ बातचीत हो रही थी, तो इसके लिए वो जो व्यक्ति ने शिकायत की है, कोई भी सिविल या दंडिक कार्यवाही का करने का आधार नहीं बनेगा अगर किसी ने सद्भावपूर्वक सूचना दी है। ये धारा 4 बताता है। एक बार पढ़ लेते हैं, हमने बता दिया है कि होता क्या है। देखो, संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले का दायित्व का अपवर्जन। देखो, कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है, ठीक है, या हो रहा है, या किए जाने की संभावना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टर्म यूज हो गई, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा। ठीक है, उसने क्लॉज 1 में सबसेक्शन 1 में जानकारी दे दी। फिर है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या कोई दंडिक दायित्व उपगत नहीं होगा। अब प्रीलिम्स परपेक्स मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये बन सकता है कि सिविल या दंडिक कार्यवाही होती है कि नहीं होती है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बन सकता है सेक्शन धारा 4 में क्या है, ठीक है। और तीसरा तीसरा बन सकता है कि घरेलू हिंसा की जो शिकायत दी जाती है, जानकारी दी जाती है, वो किस अधिकारी को दी जाती है, तो वो दी जाती है संरक्षण अधिकारी को। और कौन दे सकता है, तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो ये है हमारे एग्जाम के क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है, ठीक है, और संरक्षण अधिकारी को देगा वो जानकारी, ठीक है, और कोई भी सिविल या दंडिक कार्यवाही नहीं होगी। तो इस सेक्शन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जो सिविल दंडिक वाला, एक कौन व्यक्ति शिकायत कर सकता है, जानकारी दे सकता है, किसको दे सकता है, और कौन सी सेक्शन में है। तो 4 क्वेश्चन इस सेक्शन में बन सकते हैं, वो हमने बता दिए। ठीक है, अब है धारा 5। धारा 5 है कि पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य। सीधी बात है, अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या सेवा प्रदाता या जितनी भी अथॉरिटी इस एक्ट में है, उनको जानकारी प्राप्त हुई कि घरेलू हिंसा हुई है, कोई वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया, तो ये लोग उनको ये बताएंगे कि आपको निम्न 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 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप या तो जो जितने रिलीफ दिए गए हैं वो सारे ले सकते हैं या उनमें से कोई एक ले सकते हैं, जैसे संरक्षण आदेश हो गया, वो प्रतिकर आदेश हो गया, रेसिडेंस ऑर्डर यानी कि निवास आदेश हो गया, या धनी अनुतोष हो गया। इनमें से कोई भी अनुतोष ले सकते हैं या इनमें से सब भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया है फर्स्ट में। ठीक, फर्स्ट में नहीं, ए में, अभी इसमें हाँ जी आ गया ना, ए में। फिर है बी में कि ये बताया जाएगा कि आपके पास सेवा प्रदाताओं की जो सर्विसेज हैं
वो लेने का भी ऑप्शन है, आप सेवा प्रदाता की सर्विसेज ले सकते हैं। फिर बताया जाएगा कि आप संरक्षण अधिकारी जो हैं इस एक्ट के लिए नियुक्त किए गए हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बताया जाएगा, चाहे मजिस्ट्रेट के पास जाओ, चाहे सेवा प्रदाता के पास जाओ, चाहे संरक्षण अधिकारी के पास जाओ, वो बताएंगे कि आपके पास ये ऑप्शन उपलब्ध है। देखो, पहला ऑप्शन अनुतोष का है, सेकंड सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता का, थर्ड है संरक्षण अधिकारी का, फिर डी है, मतलब ए बी सी डी लाइन से देखते हैं। फिर डी है निःशुल्क विधिक सेवा का, यानी कि जो भी आपको हेल्प मिलेगी, विधिक सहायता मिलेगी या लीगल हेल्प मिलेगी, उसको आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं। ठीक है। फिर है ई, कि इन सब आपको रिलीफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ में आप आईपीसी की धारा 498 ए में परिवार करने का राइट भी आपके पास है, अधिकार भी है, जो अब बीएनएस की सेक्शन 85 में है, 498 वाला ए वाला ऑफेंस। ठीक है। तो ये है धारा 5। अब धारा 5 एक बार वेरेक्ट से भी देख लेते हैं, साथ ही साथ अच्छे से चलें। ठीक है। देखिए, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट। ठीक है। देखो, कोई भी पुलिस अधिकारी, अम, एक सेकंड, कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, या वह किसी घटना स्थल पर अन्यथा उपस्थित है, या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना का रिपोर्ट उसको दी जाती है, तो वह विशिष्ट व्यक्ति को, मतलब सीधी बात है, जानकारी चाहे जैसे मिली हो, कोई व्यक्ति आया हो, विशिष्ट व्यक्ति या और किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी मिली हो कि घरेलू हिंसा हो रही है, या जैसे पुलिस राउंड पे निकल रही है, उसने देख लिया कि इधर पे घरेलू हिंसा हो रही है, या कुछ भी हुआ, किसी को भी कैसे भी जानकारी मिली है, तो वो निम्न चीज करेगा, वो विशिष्ट व्यक्ति को बताएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला है, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश, संरक्षण आदेश, धनीय राहत, है ना। फिर है अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश, या एक से अधिक के रूप में अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने का उसका अधिकार है। मतलब एक से अधिक अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है। सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता भी है, संरक्षण अधिकारियों की उपलब्धता भी है, विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी बात है, निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार है, और दंड पे की, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, जो अब बीएनएस का सेक्शन 85 है, परिवार करने का अधिकार है। परंतु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में विधि के अनुसार कार्रवाई करने के अपने कर्तव्य से अभिमुक्त होता है। ठीक है। सीधी बात है, हमने जो बता दिया, पहले ही बता दिया है कि जैसे कोई भी किसी को जानकारी मिली इन ऑफिसर्स को, तो वो विशिष्ट व्यक्ति को बताएंगे कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप आपके पास मतलब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर वो जो जो यूज करना चाहे, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेना चाहे, या फिर वो संरक्षण अधिकारी की हेल्प लेना चाहे, या वो इन आदेशों में से कोई एक लेना चाहे या सब लेना चाहे, वो फिर उसके ऊपर है, उसको बताया जाएगा कि आपके पास ये राइट्स हैं। ठीक। ये धारा 5 है। अब आई धारा 6। तो धारा 6 है आश्रय गृहों का कर्तव्य। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का भारसाधक व्यक्ति प्रदत्त व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। सीधी बात है, कौन कहेगा? यदि कोई व्यक्ति, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति हो गया, अदर कोई भी पर्सन हो गया, या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता, ठीक है, सेवा प्रदाता किसको यही कहेंगे? भार साधक व्यक्ति को कि आश्रय उपलब्ध कराइए, तो वो ऐसा भार साधक व्यक्ति आश्रय उपलब्ध कराएगा। कराएगा है, मेल है, देख वो सेल है। ठीक है। कराएगा मतलब कराना ही होगा, अगर नहीं कराया तो फिर वो बीएनएस के सेक्शन, मतलब हमें आईपीसी मतलब पीएनएस के सेक्शंस का ऑफेंस होगा।
ठीक है। अब वो एग्जैक्ट सेक्शन हमें याद नहीं है, लेकिन वो सेक्शन 208 209 ऐसी रेंज के ऑप्शन वो सेक्शंस हैं। ठीक है। फिर है चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। देखो, जैसे ही धारा 6 की लैंग्वेज है, वैसे ही धारा 7 की लैंग्वेज है। इधर आश्रय गृहों के कर्तव्य बताए हैं और इधर चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य बताए हैं। बस इतना याद रखना कि सुविधा मांगेगा कौन। देखो, कोई भी व्यक्ति मांग सकता है, व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता मांग सकते हैं। और किससे मांगेंगे, भारत सरकार व्यक्ति से मांगेंगे, उसको ऐसा देना होगा। ठीक है। फिर 7 6 हो गया, 7 सेमी है। फिर मतलब सेमी लैंग्वेज है, वो सिर्फ हेडिंग वाले याद रखना है, इसके अंदर का जरूरी नहीं है। आश्रय के कर्तव्य, चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। फिर है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। जो संरक्षण अधिकारी इतनी देर से चल रहे हैं। अच्छा, देखिए, संरक्षण अधिकारी की अभी हमने बताया भी था, डेफिनेशंस कहाँ पे है। आप कमेंट में बताना अगर आपको याद हो तो। देखिए, संरक्षण अधिकारी वो ही है ना, वो पी में है संरक्षण अधिकारी है, और ओ में संरक्षण आदेश है। ठीक है। तो धारा 8 में देखो, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, कौन, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जितना वह आवश्यक समझे। ठीक है। कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। उन क्षेत्रों या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है। ऐसा संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो, ठीक है, कौन होगा, महिलाएं होंगी, और उनके पास ऐसी आहारताएं और अनुभव होगा जो विहित किया जाए। फिर है इसका सबसेक्शन 3, संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा, उनके निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। तो देखिए, धारा 4 में क्या है, धारा 4 में सूचना दी जा रही थी। धारा 5 में क्या है, कर्तव्य बताए जा रहे थे। धारा 6 में क्या है, आश्रय गृह के कर्तव्य थे। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य थे। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। अधिसूचना राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगा। कितने लोग होंगे, जितना वह आवश्यक समझे। कौन होगा, वो महिलाएं होंगी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर बिल्कुल टफ क्वेश्चन, टफ पेपर आया बाकी, तो फिर ऊपर ऊपर से वो पूछते हैं कि संरक्षण कौन से सेक्शन में क्या है, या थोड़ी मोड़ी का अंदर पूछेंगे। लेकिन जितना अपन पढ़ रहे हैं, अगर उतना अच्छे से पढ़ते जाए, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा लोगों का। फिर धारा 9 में है संरक्षक अधिकारियों के कर्तव्य फलित, और धारा 5 में किसके थे, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य थे। ठीक है। अब है अम, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य एवं कृत्य। इसमें कृत्य भी याद है, उसमें सिर्फ कर्तव्य थे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो इससे पहले नोट से देखते हैं। देखिए, पहला है, राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगा और प्रत्येक जिले में 2 महिलाएं होंगी। यानी ये तो धारा 8 है। धारा 9 वाला, हम्म, इसमें वो है नहीं। ठीक है, ठीक है, अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो, संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। देखो, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के कृत्यों का निर्वहन में सहायता करना। क्या करना, मजिस्ट्रेट को इस एक्ट का काम करते समय हेल्प करना। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, बी, किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, जैसे संरक्षक अधिकारी को ऊपर ने शिकायत दी, तो वो क्या करेगा, किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और रीति में जो विहित की जाए घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना, और पुलिस थाने के जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, और पुलिस थाने के भरसक अधिकारी उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट प्रतियां अग्रेसित करना।
सीधी बात है। संरक्षक अधिकारी का पहला कर्तव्य होगा मजिस्ट्रेट की सहायता करना। दूसरा कर्तव्य होगा कि अगर उससे उससे कोई शिकायत मिली है तो उसे वह विहित प्रारूप में लिख कर मजिस्ट्रेट को देगा और मजिस्ट्रेट को देने के बाद वो उस स्थान की पुलिस स्टेशन में बताएगा कि हमने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दी है। साथ में जो उस एरिया के सर्विस प्रोवाइडर जिसे सेवा प्रदाता कहते हैं उनको भी इसकी सूचना देगा कि हमने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट फाइल की है। फिर सी है किसी मजिस्ट्रेट को यदि वितरित व्यक्ति किसी संरक्षक आदेश जारी करने के लिए अनुतोष का दावा करने की वांछा करता है तो ऐसे प्रारूप में भेद किया जाए जो आवेदन करना हो। अगर जैसे वितरित व्यक्ति कहेगा कि हमें संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करना है, उसका विहित प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो आदेश बनाएगा और अप्लाई करेगा। फिर है डी। डी सीधी बात है निःशुल्क से विधिक सेवा, ठीक है। तो ए में क्या है? सहायता करना। बी में क्या है? रिपोर्ट फाइल करना। सी में क्या है? सी में है संरक्षक अधिकार आदेश का आवेदन करना। डी में है निःशुल्क सेवा, निःशुल्क विधिक सेवा। ई में है मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाली स्थानीय क्षेत्र के में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं जो विधिक सहायता परामर्श और आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं सूची बनाए रखना। सीधी बात है एक लिस्ट बनाएगा सर्विस प्रोवाइडर्स की कि उस एरिया में कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो क्या क्या करेगा? सबसे पहला हेल्प करेगा, दूसरा शिकायत करेगा, तीसरा संरक्षण आदेश का आवेदन करेगा, चौथा निःशुल्क विधिक सेवा और पांचवा है लिस्ट बनाएगा और छठवां क्या है यानी कि एफ। तो एफ है यदि विधित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है कि कोई सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना है। हाँ तो इसमें सुरक्षित आश्रय गृह को उपलब्ध कराने का आवेदन करेगा, ठीक है। फिर है जी। व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो चिकित्सीय परीक्षण करना, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जांच करवाना, ठीक है। फिर एच में है यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन दंडनीय अनुतोष के लिए आदेश दंड वित्तीय सहायता की विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन निष्पादन होगा, ठीक है। तो जो दंडनीय अनुतोष का आदेश का निष्पादन होगा वो सीआरपीसी की प्रोसीजर से उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। फिर है ऐसी अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाए, ठीक है। फिर दूसरा है संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट नियंत्रण पर्यवेक्षण के नहीं करेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है धारा 10 सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका भी सेम वही है कि देखिए पढ़ ही लेते हैं, ठीक। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत। देखिए ये है क्वेश्चन। एक तो है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक समूह, कौन सी समूह? स्वैच्छिक, ठीक है। और या कंपनी अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिसका उद्देश्य विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सेवा, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध करना भी है। स्वयं इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सेवा प्रदाताओं को राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी, ठीक है। अरे सीधी बात है कि जो कंपनी अधिनियम 1956 या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या अन्य किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत का वो हो रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाता हो तो वो बताएगा कि हमें महिलाओं के अधिकारों हेतु का संरक्षण करने के लिए सहायता करनी है, ठीक है। तो फिर उनके पास निम्नलिखित सर्विस सेवा प्रदाता के पास निम्न शक्तियां होती हैं। ये कितनी हैं? 2 हैं, 3 हैं। देखो यदि पीड़ित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो कि विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना, उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहाँ घरेलू हिंसा हुई है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को प्रेषित करना, ठीक है। फिर है विशिष्ट व्यक्ति चिकित्सीय परीक्षण करना, संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है चिकित्सीय रिपोर्ट अग्रेषित करना है, ये ऐसे ही है मतलब बस, ठीक है। तो फिर अब
अपन ने इधर पे अभी धारा 10 तक कर लिया है। अब जो कल वीडियो आएगा उसमें हम धारा 11 से लेके धा, हाँ धारा 11 से लेके पूरा धारा 37 तक आराम से कवर करेंगे। अभी हमारे इसकी बैटरी स्टार्ट हो रही है तो वो बंद हो जाएगा। तो आप वो इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स भी बनाइए, अपने खुद से नोट्स बनाइए जो जो इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे रिवाइज करने के लिए वो हेल्प करे। और हमारा नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, मतलब सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारे मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।